हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना लेसन चल रहा है कक्षा 10th का एसएसटी के अंदर लेसन नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट किया था और आज हमारा भाग सेकंड है लेसन 16 का। इससे पहले हमने भारत में मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति के कारण और मुद्रास्फीति से क्या क्या हानियाँ होती है उसको भाग फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। आज भाग सेकंड के अंदर हम मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय और जो दूसरे जो टॉपिक है इस लेसन के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के अंदर मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के कौन कौन से उपाय हैं। इससे पहले हमने मुद्रास्फीति का अर्थ समझ चुके हैं। आज है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय। तो पहला जो उपाय आता है वह मौद्रिक उपाय। क्या लिखा है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं? रिजर्व बैंक। यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक है। केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाया जाता है। यानी मौद्रिक उपाय कौन अपनाता है? भारत का केंद्रीय बैंक। किसको रोकने के लिए? यानी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, यानी कम करने के लिए। इन उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके समग्र मांग को कम करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। यानी भारत के अंदर जो केंद्रीय बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक है वो मौद्रिक उपाय अपनाकर भारत के अंदर यानी कि मुद्रास्फीति को कम करता है। यानी मुद्रास्फीति को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? केंद्रीय बैंक का। कैसे करता है? मौद्रिक उपाय अपनाकर। नेक्स्ट जो दोस्तों आता है मुद्रास्फीति रोकने उपाय में, वो राजकोषीय उपाय। क्या इसमें सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके समग्र मांग को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। यानी राजकोषीय उपाय मतलब सरकार द्वारा किए जाते उपाय। सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय का मतलब होता है इन उपायों में सरकार करारोपण यानी कर को लगाना, सार्वजनिक व्यय यानी सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है वो सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करती है। यानी जहाँ अधिक कर है उसको क्या करती है? कम करेगी। जहाँ सार्वजनिक व्यय अधिक हो रहा है उसको क्या करेगी? नियंत्रण करेगी। या सार्वजनिक ऋणों के अंदर यानी कि जो सरकार द्वारा उधार दिए जाते हैं पैसे में परिवर्तन करके समग्र मांग को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। इससे भी क्या होता है? राजकोषीय उपाय से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अन्य कारण, यानी अन्य उपाय कौन कौन से हैं। उपयुक्त वर्णित उपायों के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों की दुकानों पर उपलब्ध करवाकर आधिक्य मांग वाली वस्तुओं का आयात करके प्रशासनिक कीमतों में कमी करके भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। यानी कि जो सार्वजनिक व्यापार की दुकानें होती है जैसे राशन की दुकानें, उनके माध्यम से वस्तु को क्या करना? विक्रय करना। यानी कि आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या करना? विक्रय करना। इससे क्या होगा? वस्तु का मूल्य निश्चित रहेगा। कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य पर कोई वस्तु को बेच नहीं पाएगा। इससे भी क्या होता है? मूल्य का नियंत्रण रहेगा, वस्तु अधिक मूल्य में बेची नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये थे भारत के अंदर यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय। अब नेक्स्ट गरीबी, यानी गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाता है। जीवन निर्वाह मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। वह व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने में असफल रहता है। गरीबी एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आयाम है, लेकिन सामान्य तौर पर गरीबी शब्द का तात्पर्य है आर्थिक अपवेचन से लिया जाता है, अर्थात धन तथा संपदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। यानी कि सामान्य अर्थ में क्या कहा जाता है कि धन और संपदा के अभाव में जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं गरीब। या फिर गरीबी का अर्थ ही लिया जाता है कि वह व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने में सफल नहीं होता, वो क्या कहलाता है? गरीब। ये था गरीबी का अर्थ। नेक्स्ट है गरीबी के प्रकार, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। गरीबी के दो प्रकार होते हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। पहला था निरपेक्ष गरीबी। उन लोगों को निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में माना जाता है जो न्यूनतम आवश्यकताओं को मानक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कि वह व्यक्ति निरपेक्ष गरीबी माना जाता है जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को मानक स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। यानी कि वह व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता वो कहलाता है निरपेक्ष गरीबी के अंदर। निरपेक्ष गरीबी का अर्थ क्या होता है?
वह व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, उसको बोलता है निरपेक्ष गरीब। निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। यानी निरपेक्ष गरीबी का जो शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है? अविकसित राष्ट्रों के अंदर। जो अविकसित राष्ट्र है वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी गरीबी पाई जाती है? निरपेक्ष गरीबी। नेक्स्ट दोस्तों, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का अर्थ है समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय, धन या उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षित असमानता का माप सापेक्षिक गरीबी कहलाता है। यानी किसी समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर किसी वर्ग में आय के आधार पर, धन के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर वितरण में जो सापेक्षिक असमानता पाई जाती है वो सापेक्ष गरीबी कहलाती है। ये विचार विकसित राष्ट्रों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। यानी सापेक्ष गरीबी कहाँ पाई जाती है? विकसित राष्ट्रों के अंदर पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी का अर्थ क्या है? जहाँ पर आय के आधार पर, धन के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी का अर्थ क्या था? जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता उसको बोलते हैं निरपेक्ष। और सापेक्ष में आय, व्यय, उपभोग व्यय के आधार पर क्या आ जाता है? भेदभाव होता है, असमानता पाई जाती है। अब नेक्स्ट दोस्तों, भारत में गरीबी का मापन। यानी भारत में गरीबी का मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में गरीबी के मापन हेतु सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में गरीबी का मापन हेतु प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। ये सबसे पहले प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था भारत में गरीबी का मापन। एक पॉइंट किया था दोस्तों, एक कमेटी है वाई के अलद कमेटी, वेरी मोस्ट है ये। वाई के अलद कमेटी ये कहती है, इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार के द्वारा ये तय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए। यानी वाई की अलग कमेटी ये कहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए और शहरी क्षेत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को 2100 कैलोरी प्रतिदिन मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उपयोग में इससे कम कैलोरी प्राप्त करता है तो उसे गरीब माना जाता है। यानी वाई के अलग कमेटी ने क्या कहा कि गाँवों के अंदर 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति को लेनी आवश्यक है। अगर इस कैलोरी से कम अगर कोई व्यक्ति कैलोरी प्राप्त करता है तो व्यक्ति क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। इससे कैलोरी या उपभोग आधारित गरीबी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वाई के अलग कमेटी ने किस आधार पर गरीबी का मापन किया? तो कैलोरी के आधार पर। कैलोरी के आधार पर, यानी कि कैलोरी के आधार पर, यानी कि वाई के अलग कमेटी ने भारत के अंदर गरीबी का मापन किया। नेक्स्ट दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन के द्वारा गरीबी का मापन आधार था उपभोग व्यय माना जाता है। यानी सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने गरीबी का मापन किया किस आधार पर? उपभोग व्यय के आधार पर। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन ज़्यादातर इस प्रकार के पूछे जाते हैं। सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन के द्वारा गरीबी का निर्धारण किया गया किसके आधार पर? उपभोग व्यय के आधार पर किया गया था। उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का मापन किसने किया? तो सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन। और कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापन किसने किया? अलद कमेटी ने। अलद कमेटी ने। भारत में विश्वसनीय समकों के संकलन का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। वेरी मोस्ट अति लघुत्रात्मक। भारत में विश्वसनीय समकों के संकलन का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। ये एक आयोग है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसका इंग्लिश में नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ये क्या करता है? विश्वसनीय समकों का संकलन करता है भारत के अंदर। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्वसनीय समकों का संकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है ये। नेक्स्ट दोस्तों, रिकॉल अवधि। यानी कि सामान्य रिकॉल अवधि और मिश्रित रिकॉल अवधि का अर्थ क्या है? सामान्य रिकॉल अवधि में 30 दिन की अवधि के लिए उपभोग व्यय के समग्र एकत्र किए जाते हैं। यानी कि समान रिकॉल अवधि के अंदर 30 दिन की अवधि के लिए उपभोग व्यय मतलब जिसका हम प्रयोग करते हैं उसके लिए व्यय के समग्र एकत्र किए जाते हैं कि आपने 30 दिन के अंदर कितना उपभोग किया है, उपभोग के दौरान आपने कितना व्यय किया है, वो 30 दिन का रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें? समान रिकॉल अवधि में। और मिश्रित रिकॉल अवधि में खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर उपभोग व्यय के समक एकत्रित करने के लिए 2 अलग अलग संदर्भ अवधियाँ, यानी कि इसके लिए अवधियाँ कौन कौन सी अलग अलग है? एक तो 30 दिन तथा 365 दिन का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके अंदर सिर्फ 30 दिन का प्रयोग किया जाता है, उपभोग में व्यय होता है उसका 30 दिन का रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन मिश्रित रिकॉल अवधि के अंदर 30 दिन
तथा 365 दिन यानी 1 महीने और साल भर दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। किसमें? मिश्रित रिकॉर्ड अवधि के अंदर। इसमें मंथली रिकॉर्ड होता है, इसमें आपके वार्षिक रिकॉर्ड होता है, ईयरली क्या आता है, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है गरीबी के कारण। कि भारत के अंदर गरीबी के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे भारत में गरीबी बढ़ती है, किसी देश में गरीबी बढ़ती है। तो पहला जो कारण आता है वो है सामाजिक कारण। गरीबी का पहला कारण क्या है? सामाजिक कारण। भारत में सामाजिक ढांचा गरीबी को बढ़ाने वाला रहा है। जन्म, विवाह, मृत्यु से संबंधित अनेक परंपराएं ऐसी है जो व्यक्ति को कर्जदार बना देती है। यानी भारत के अंदर सामाजिक कारण के अंदर जन्म, विवाह, मृत्यु से संबंधित जो परंपरा है वो व्यक्ति को क्या कर देती है? कर्जदार बना देती है। क्योंकि इन सभी कार्यक्रम को करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? यानी कि पैसे उधार लेता है, तो व्यक्ति क्या जाता है? कर्जदार हो जाता है। व्यक्ति जीवन पर्यटन उस कर्ज के बोझ से बाहर नहीं आ पाता। यानी कि व्यक्ति पूरे जीवन पर्यटन क्या है? उस कर्ज से बाहर नहीं आ पाता, दबा रहता है उस कर्ज के नीचे। इसी प्रकार बेटे के जन्म की चाह ने जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया है, जो गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। और एक बेटे के जन्म की चाह यानी पुत्र के जन्म की चाहत भी क्या करती है? व्यक्ति को जनसंख्या वृद्धि करने में योगदान देती है। और देश में गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है। तो सामाजिक कारण की वजह से भी देश में क्या आता है? गरीबी आती है। क्यों? व्यक्ति क्या करता है? कर्जदार हो जाता है। समाज के जो रीति रिवाज हैं उनको करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? पैसे उधार लेता है। उन पैसों के दौरान वो रीति रिवाज कर तो लेता है, लेकिन वो क्या होता है? जीवन भर कर्जदार रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्थिक कारण। भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रही है। देखो, ये भारत की ज़्यादातर जनसंख्या किसके शिकार रहती है? आर्थिक पिछड़ेपन का। आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते। यानी कि आर्थिक व्यक्ति अगर कमज़ोर होगा, धन की कमी होगी, तो वो शिक्षा के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर निवेश नहीं कर पाता, यानी इन्वेस्ट नहीं कर पाता वहाँ पर, जिससे उनकी गुणवत्ता निम्न बनी रहती है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। निम्न गुणवत्ता के कारण इन्हें कम आय प्राप्त होती है और ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते। स्वतंत्रता के पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर थे तथा इनका संसाधन आधार बहुत कमज़ोर था। आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता कम कर देता है और अवसरों के अभाव में व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाता। तो कहने का मतलब है, अगर व्यक्ति के पास धन नहीं होगा तो ना तो शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाएगा, ना अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे पाएगा। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सही नहीं हो पाएंगे तो व्यक्ति के पास रोजगार की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और रोजगार की कमी हो जाएगी तो उसके पास धन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो धन की कमी की वजह से व्यक्ति क्या होता है? गरीब होता है। तो ये कारण था दूसरा, आर्थिक कारण। तीसरा कारण आता है दोस्तों, राजनीतिक कारण। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी भारत में भीषण गरीबी के लिए उत्तरदायी है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए थे। गरीबी निवारण हेतु विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इन योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाए। तो राजनीतिक कमी की वजह से भी क्या आता है? देश में गरीबी आती है। यानी सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजना लागू की गई है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो संपन्न होते हैं। यानी कि इस योजनाओं से काफ़ी ऐसे समाज के लोग हैं जो इनसे वंचित रह जाते हैं। तो वंचित वजह से क्या जाते हैं? वो गरीब रह जाते हैं। तो राजनीतिक कारण की वजह से भी क्या होता है? देश में गरीबी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अन्य कारण। भारत में भयंकर गरीबी के लिए शिक्षा का निम्न स्तर, उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव, रोजगार परक तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, कमजोर आधारभूत संरचना, पूंजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता पर उत्तरदायी। यानी कि ये सारे अन्य कारण हैं। इन अन्य कारण की वजह से भी क्या था? देश में गरीबी बढ़ती जाती है। तो ये अन्य कारण थे हमारे। तो दोस्तों, ये थे भारत के अंदर गरीबी के कारण, जिस कारण गरीबी होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट, गरीबी के निवारण के उपाय। यानी कि भारत के अंदर गरीबी को रोकने के क्या उपाय अपनाए गए हैं। तो इसके अंदर आपको पॉइंट्स याद करने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा कारण है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार में अवसरों में वृद्धि करके भी देश के अंदर आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है, और जितना लोगों को रोजगार मिलेगा उतनी देश की गरीबी को कमी की जा सकती है। तो रोजगार अवसरों में वृद्धि करना ये गरीबी को रोकने का दूसरा उपाय है। तीसरा जो कारण आता है वह सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की व्यवस्था। यानी समाज की जो कुप्रथा है उन पर नियंत्रण किया जाए, इससे देश के अंदर गरीबी कम हो जाएगी। समाज की जो कुप्रथा है जिससे फिजूल में यानी कि खर्चा होता है, समाज की कुप्रथा पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिससे समाज के अंदर क्या आ जाएगी? गरीबी को कम किया जा सकता है।
नेक्स्ट है जनसंख्या पर नियंत्रण। देश के अंदर गरीबी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है जनसंख्या का। अगर देश की जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो यानी कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जनसंख्या को कम करके हम देश को गरीबी से निवारण कर सकते हैं या गरीबी से रोक सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण करना गरीबी को रोकने का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचाना, यानी कि जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को उस व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी कि जो सरकार द्वारा योजना लागू की गई है उस योजना का लाभ जो वंचित वर्ग है वहाँ तक उनको पहुँचाना, वो कहलाता है लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुँचाना। इससे देश की गरीबी को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे गरीबी को रोकने के उपाय। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति रोजगार कार्य करने के लिए इच्छुक तो है लेकिन फिर भी अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो वो क्या कहलाता है? बेरोजगार। अन्य शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है वह बेरोजगार है। यानी किसी भी उत्पादकीय कार्य में लाभकारी पद पर नहीं है, किसी कार्य को नहीं कर रहा है वो, तो वो क्या कहलाता है? बेरोजगार। यानी व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है लेकिन काम उसको नहीं मिल रहा तो वो क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे का जो वीडियो है वो नेक्स्ट भाग में हम करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और मेरे नेक्स्ट वीडियो से आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। नमस्कार।